नमस्कार छात्रों, परीक्षा मंथन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पिछला लेक्चर गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल के संदर्भ में हुआ था और कुछ चीज़ें रह गई थी। वो सारी चीज़ें हम आज के लेक्चर में आपको बताएंगे। पिछले लेक्चर में हमने गुप्त काल का राजनीतिक इतिहास बताया था। गुप्त काल में जो भी शासक हुए उनकी क्या उपलब्धियां थीं उनके बारे में बताया था। आज हम पहले गुप्त काल का प्रशासन बताएंगे, उसके बाद गुप्तकालीन संस्कृति के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो गुप्तकालीन प्रशासन, अब देखिए गुप्तकालीन प्रशासन का स्वरूप अगर देखें तो इस प्रशासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था। केंद्रीय प्रशासन में सर्वप्रमुख व्यक्ति स्वयं सम्राट होता था, राजा होता था, और सारी शक्तियां राजा के हाथों में केंद्रित होती थीं। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, सबका प्रमुख स्वयं सम्राट होता था। इस काल में अगर आप देखें तो इस काल में सम्राट यानी राजा अनेक बड़ी बड़ी उपाधियां भी धारण करते थे। अब देखें गुप्तकालीन सम्राटों की उपाधियों में महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, पृथ्वीपति, चक्रवर्ती आदि उपाधियां हैं। तो ये उपाधियां बड़ी बड़ी उपाधियां जो है सम्राट धारण करते थे। दूसरी चीज, सम्राट राजत्व के दैवी सिद्धांत में विश्वास करता था, अर्थात सम्राट का जो पद था वो दैवी प्रकृति का बताया गया। सम्राट को देवतुल्य माना जाता था। सम्राट को क्या माना जाता था? देवतुल्य। प्रयाग प्रशस्त में सम्राट को संसार में रहने वाला देवता कहा गया है। तो इससे पता चलता है कि सम्राट देवतुल्य होता था। सम्राट की सहायता के लिए अनेक मंत्रीगण होते थे। गुप्त काल में अगर देखा जाए तो मंत्रियों को सचिव या मंत्रिन कहा जाता था। तो मंत्री लोग सचिव या मंत्रिन के नाम से जाने जाते थे। फिर इस काल में मंत्रियों का पद भी वंशानुगत होता था। मंत्रियों का पद भी वंशानुगत होता था। पिता के बाद उसका पुत्र मंत्री का पद प्राप्त करता था। ऐसे तमाम उदाहरण गुप्त काल में उपलब्ध हैं। एक मंत्री को एक से अधिक विभागों का दायित्व भी दिया जाता था। जैसे हरिसेन थे, उनको एक साथ कई विभाग दिए गए थे। इस काल में विभागों को अधिकरण कहा जाता था। जो भी विभाग होते थे वो क्या कहलाते थे? अधिकरण कहलाते थे। और प्रत्येक अधिकरण की अपनी मुहर भी होती थी। अब इस काल में राजा के पदाधिकारियों के बारे में अगर देखें तो गुप्त काल में राजा की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। जैसे सेनापति, यह सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सैनिक मामलों में राजा को सहयोग करता था। फिर रण भांडागारिक, ये सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। सेना की जो भी जरूरत होती थी ये पूरा करता था। दंडपाशिक,
ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। फिर महासान्ध्य विग्रहिक, महासान्ध्य विग्रहिक ये विदेश मंत्री होता था, संध्य और विग्रह का मंत्री, तो ये विदेश मंत्री होता था। समुद्रगुप्त के समय हरिसेन इस पद पर नियुक्त थे। फिर महादंड नायक, एक तरफ ये राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, दूसरी तरफ ये युद्ध की देखभाल भी करता था। युद्ध के अवसर पर सेना की निरीक्षण करना, युद्ध का निरीक्षण करना भी इसका कार्य होता था। इसी तरह महाभंडागाराधिकृत इस नाम का पदाधिकारी होता था, और ये साम्राज्य का कोषाध्यक्ष होता था। जो भी नकद या वस्तु के रूप में राज्य को प्राप्त होता था उसको सुरक्षित रखता था। फिर सर्वाध्यक्ष नामक अधिकारी होता था, और ये समस्त केंद्रीय विभागों की जांच करता था। सर्वाध्यक्ष समस्त केंद्रीय विभागों की जांच करने वाला। विनय स्थिति स्थापक, विनय स्थिति स्थापक ये राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने वाला प्रमुख अधिकारी था। फिर ध्रुवाधिकरण, ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि अग्रहारी दान विभाग का अध्यक्ष होता था। महाप्रतिहार ये राज दरबार की देखभाल करने वाला प्रमुख अधिकारी होता था। स्थपित सम्राट ये स्त्री विभाग का प्रमुख अधिकारी था। और युवराज भट्टारक, तो राजा का जो बड़ा पुत्र होता था वो युवराज भट्टारक कहलाता था, और शेष पुत्रों को युवराज, ये भी पदाधिकारी के रूप में होते थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि गुप्त काल में राजा की सहायता के लिए अनेक पदाधिकारी होते थे। इन्हीं की सहायता से सम्राट केंद्रीय प्रशासन का संचालन करता था। अब गुप्त काल में अन्य प्रशासनिक इकाइयां अगर देखें, अन्य प्रशासनिक इकाइयां, तो देखिए पूरा गुप्त साम्राज्य अगर देखें तो अनेक प्रांतों में विभक्त था प्रांत। और इस काल में प्रांतों के लिए दो शब्दों का प्रयोग होता था। कुछ क्षेत्रों में प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य के जो पूर्वी प्रदेश होते थे वहाँ जो प्रांत होते थे वो भुक्ति कहलाते थे, और भुक्ति का प्रमुख अधिकारी उपरिक महाराज होता था, ये प्रांतपति होता था। और जो गुप्त साम्राज्य का पश्चिमी क्षेत्र होते थे वहाँ प्रांतों को जो है देश कहा जाता था, और देश का प्रमुख अधिकारी गोप्ता कहलाता था, ये भी प्रांतपति होते थे। तो अलग अलग क्षेत्रों में प्रांत के लिए अलग अलग नामों का प्रयोग किया गया, और राजा के प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रांतों में शासन करते थे। प्रांतों को अगर देखा जाए तो ये जिलों में बांटा गया था। जिले को विषय कहा जाता था। विषय का प्रमुख अधिकारी विषयपति होता था। और जिले के प्रशासन में आप देखेंगे कि स्थानीय तत्वों को भी स्थान दिया गया, और विषय पद की सहायता के लिए एक विषय परिषद होती थी ये, और इसमें गैर सरकारी लोग सदस्य होते थे, और इसी विषय परिषद की सहायता से विषयपति जिले का प्रशासन संचालित करता था। विषय परिषद के सदस्यों में एक श्रेष्ठी होता था, व्यापारियों का अध्यक्ष सार्थवाह होता था, काफिले में जो व्यापार करते थे उनका अध्यक्ष, काफिले में व्यापार करने वाले व्यापारियों के अध्यक्ष को सार्थवाह कहा जाता था। फिर प्रथम कुलिक,
प्रथम कुलिक कौन होते थे? प्रथम कुलिक ये शिल्पियों या कारीगरों का अध्यक्ष होता था, और चौथा सदस्य प्रथम कायस्थ होता था। और प्रथम कायस्थ जो है लेखकीय समूह का प्रतिनिधि होता था, लेखन कार्य करने वालों का प्रतिनिधि होता था। तो विषय परिषद में ये 4 सदस्य होते थे जो गैर सरकारी थे, और इन्हीं की सलाह से विषयपति जिले का प्रशासन संचालित करता था। फिर जिले के नीचे परगना जैसी इकाई होती थी जिसे वीथ कहा जाता था। वीथ का प्रमुख अधिकारी वीथपत कहलाता था। यह अपने क्षेत्र के प्रशासन की देखभाल करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थे, और गांव में कोई सरकारी अधिकारी नहीं होता था, बल्कि परंपरागत प्राचीन व्यवस्था चली आ रही थी। प्रत्येक गांव की देखभाल के लिए गांव का मुखिया होता था, जिसे ग्रामपति, कुछ क्षेत्रों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता था, और कुछ क्षेत्रों में महत्तर कहा जाता था। तो ये गांव का मुखिया होता था, और ये गांव के वरिष्ठ लोगों के सहयोग से, ग्राम पंचायत के सहयोग से गांव की सारी व्यवस्था की देखभाल करता था। तो इस तरह से ये अन्य प्रशासनिक इकाइयों के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब गुप्त काल में भू राजस्व व्यवस्था अगर देखें तो देखिए, गुप्त काल में राजकीय आमदनी के यद्यप कई स्रोत होते थे, लेकिन आय का सबसे प्रमुख स्रोत भू राजस्व होता था। और वास्तव में इस काल में भू राजस्व को भाग कहा जाता था। तो गुप्त काल में भाग क्या था? किसानों से लिया जाने वाला लगान, यानी भू राजस्व। और ये कितना लिया जाता था? उपज का 1/6 भाग। तो 6ठा भाग उपज का भू राजस्व के रूप में वसूल किया जाता था। यह आमदनी का सबसे बड़ा स्रोत था। भाग के अतिरिक्त उद्रंग, ये स्थायी किसानों से लिया जाने वाला अतिरिक्त कर था। स्थायी किसानों से अतिरिक्त कर के रूप में ही उद्रंग लिया जाता था। ऊपरी कर, ये अस्थायी किसानों से अतिरिक्त कर लिया जाता था। ठीक है, तो उद्रंग और ऊपरी कर ये लिया जाता था। इसके अतिरिक्त हल्का कर, ये किसानों के हल के प्रयोग पर लिया जाने वाला कर था। जो कर नकद लिया जाता था वो उसे हिरण्य कहा जाता था। ठीक है, व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क कहलाता था। व्यापारियों से जो भी कर लिया जाता था वो शुल्क कहलाता था। तो इस तरह से अनेक करों से राज्य की आमदनी होती थी। अब गुप्त काल में मुद्रा व्यवस्था अगर देखें, गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली, देखिए गुप्त काल में मुद्रा अर्थव्यवस्था का व्यापक विकास हुआ। प्राचीन भारत में सर्वाधिक कलात्मक मुद्राएं इस काल में जारी की गई। तो गुप्त काल में सर्वाधिक कलात्मक मुद्राएं किस काल में जारी की गई? तो उत्तर होगा गुप्त काल। ठीक है, अब इस काल में सोने, चांदी और तांबे की मुद्राओं का प्रचलन हुआ। अगर हम सोने की मुद्रा देखें तो स्वर्ण मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार बयाना से प्राप्त हुआ है। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं का, सोने की मुद्राओं का सबसे बड़ा भंडार किस स्थल से प्राप्त होता है? तो उत्तर होगा बयाना से। गुप्त शासकों ने प्राचीन काल में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए। तो सर्वाधिक संख्या में सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया? तो उत्तर क्या देंगे? गुप्त काल। यद्यपि कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे, इनके सिक्के उतने अधिक शुद्ध नहीं है। ये धीरे धीरे इनमें अशुद्धता बढ़ती गई,
लेकिन सर्वाधिक संख्या में इन्होंने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे और गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को दीनार के नाम से जाना जाता था। तो गुप्त काल में स्वर्ण सिक्के किस नाम से जाने जाते थे, तो उत्तर क्या देंगे, दीनार। इसी तरह चांदी के सिक्कों को अगर देखें तो गुप्त काल में सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के जारी किए। यानी गुप्त काल में अगर देखा जाए तो ये पहला शासक है जिन्होंने चांदी की मुद्राएं प्रचलित की थी। शक विजय के उपलक्ष्य में इसने चांदी की मुद्राएं प्रचलित की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आता है कि गुप्त काल में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम चांदी की मुद्राएं जारी की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। फिर इस काल में चांदी के मुद्राओं को रूप्य रूप कहा जाता था। तो रूप्य रूप क्या था, चांदी की मुद्राएं। फिर तांबे की मुद्राएं भी प्रचलित थी, यद्यपि उनके नाम नहीं मिलते। गुप्त काल में एक चीनी यात्री फाहियान आया था और फाहियान ने उल्लेख किया है कि गुप्त काल में सामान्य लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग होता था। कौड़ी, ये समुद्र में आप देखेंगे सफेद रंग की छोटे छोटे आकार में कौड़ियां मिलती हैं, तो वो कौड़ी लेन देन में प्रयुक्त होती थी। ठीक है, तो फाहियान ने उल्लेख किया है कि गुप्त काल में सामान्य लेन देन में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता था। तो ये किसका स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये गुप्तकालीन मुद्रा प्रणाली है। तो ये तो प्रशासन से संबंधित जानकारी हमने दिया। अब गुप्तकालीन संस्कृति के अंतर्गत हम सबसे पहले गुप्तकालीन साहित्य के बारे में बताएंगे। तो देखिए, गुप्त काल में साहित्य की अत्यधिक प्रगति हुई, क्योंकि गुप्त सम्राट स्वयं साहित्यिक रुचि वाले थे और विद्वानों को संरक्षण भी देते थे, इसलिए इस काल में साहित्यिक प्रगति होती है। अब गुप्त काल में अगर देखा जाए तो संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास हुआ। तो संस्कृत भाषा की अत्यधिक उन्नति होती है गुप्त काल में। न केवल साहित्यिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, बल्कि दार्शनिक और वैज्ञानिक ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में रचे गए। यहाँ तक कि अभिलेखों और मुद्राओं में भी संस्कृत भाषा का ही प्रयोग हुआ। तो संस्कृत भाषा इस काल में महत्वपूर्ण रही। फिर आप देखेंगे कि इस काल में कुछ ऐसे भी विद्वान हुए जिनके कोई ग्रंथ तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अभिलेखी रचनाएं हैं, जिससे पता चलता है कि ये इस काल के संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। उदाहरण के लिए हरिसेन। तो हरिसेन गुप्त काल के संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी एकमात्र अभिलेखी रचना प्रयाग प्रशस्ति है। और प्रयाग प्रशस्ति जो है, ये चंपू शैली का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। चंपू शैली में रचा गया है, यानी गद्य और पद्य दोनों में रचा गया है। जो चंपू शैली है, तो चंपू शैली का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति है। इस काल के विद्वानों में अगर देखा जाए तो कालिदास सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे इस काल के संस्कृत के। कालिदास के 7 ग्रंथ मिलते हैं। इनमें आप देखेंगे कि अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम, ये तीनों नाटक ग्रंथ हैं। तीनों क्या है? नाटक ग्रंथ। इसके अतिरिक्त रघुवंश और कुमार संभव, ये दोनों महाकाव्य हैं। दोनों क्या है? महाकाव्य। और इसके बाद ऋतु संहार और मेघदूतम, और ये लघु काव्य हैं या खंड काव्य हैं, लघु काव्य। तो ये 7 ग्रंथों की
कालिदास ने की। इन सभी ग्रंथों में अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है, सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती। तो इस युग के एक महान विद्वान कालिदास हुए जिनकी ये रचनाएं हैं। इसी तरह इस युग में विशाख दत्त हुए। अब विशाख दत्त को अगर आप देखें तो इन्होंने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, ये दो नाटक ग्रंथों की रचना की। तो दोनों राजनीतिक नाटक हैं, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम। इसी युग के एक महत्वपूर्ण विद्वान शूद्रक हुए जिन्होंने मृच्छकटिकम नामक नाटक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, और इसमें आप देखेंगे कि संस्कृत भाषा में तो रचा गया, लेकिन कुछ ऐसे पात्र हैं प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर, ग्रामीण क्षेत्र के होने के नाते वो स्थानीय बोली का भी प्रयोग करते हैं, प्राकृत भाषा का भी प्रयोग करते हैं। अब इस काल में अमर सिंह हुए जिन्होंने अमरकोश नामक ग्रंथ की रचना की। तो अमर सिंह ने अमरकोश नामक ग्रंथ लिखा। इसी युग में वात्स्यायन हुए जिन्होंने कामसूत्र नामक ग्रंथ लिखा। और फिर विष्णु शर्मा हुए जिन्होंने पंचतंत्र की रचना की। और कामंदक हुए जिन्होंने नीतिसार लिखा। तो गुप्त काल में अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में उत्कृष्ट साहित्य रचे गए। तो साहित्यिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो गुप्त काल एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो इन रचनाओं को आपको याद करना है, कौन से रचना किस विद्वान ने रची। ठीक है, तो ये गुप्तकालीन साहित्य के बारे में हमने चर्चा की। अब गुप्त काल में विज्ञान की भी प्रगति हुई। विज्ञान तकनीक, तो देखिए गुप्त काल जो है विज्ञान तकनीक की उन्नत का भी काल था। इस काल में गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, धातु विज्ञान, अन्य तमाम तकनीकों का विकास होता है। आप देखेंगे कि दशमलव गणना विधि, यद्यपि इसका खोजकर्ता उसका समय तो ज्ञात नहीं, लेकिन साहित्य में अगर देखा जाए तो दशमलव गणना विधि का सर्वप्रथम उल्लेख गुप्त काल में ही मिलता है। फिर आप देखेंगे कि इस युग के महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट हुए। तो गुप्त काल में आर्यभट्ट नामक गणितज्ञ और खगोल शास्त्री हुए। इन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की। और फिर आप देखेंगे कि इस ग्रंथ में इन्होंने त्रिभुज, वृत्त, वर्गमूल, बीज गणित, गणित के विभिन्न सिद्धांतों का इन्होंने वर्णन किया है। अब आप देखेंगे कि आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 के बराबर बताया था। और ये आधुनिक सिद्धांत के सर्वनिकट, आज भी पाई का मान 22/7 है। और इन्होंने भी उस काल में बता दिया था कि पाई का मान क्या है, 3.1416 के बराबर है। इसी तरह आप देखेंगे कि आर्यभट्ट ने सौर वर्ष की लंबाई, यानी सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, इन्होंने बताया था कि 365.3586005 दिन के बराबर हैं। तो ये इन्होंने बताया, और ये भी आधुनिक सिद्धांत के बिल्कुल निकट है। फिर आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक परिभाषा दी। तो आर्यभट्ट महान गणितज्ञ, महान खगोल शास्त्री इसी युग में हुए।
इसी तरह वाराह मिहिर हुए इस युग में। वाराह मिहिर भी महान खगोल शास्त्री थे, ज्योतिषाचार्य थे। तो खगोल शास्त्री, ज्योतिषाचार्य, नक्षत्रों के बारे में बताया, ग्रह और उपग्रह के बारे में बताया, ग्रह उपग्रह नक्षत्रों का जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बताया। इन्होंने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा और इसमें इन्होंने ज्योतिष के 5 सिद्धांत और 3 शाखाओं का उल्लेख किया कि ज्योतिष के 5 सिद्धांत हैं, 3 शाखाएं हैं। तो ये ज्योतिष संबंधित इनका ग्रंथ। इसी तरह बृहत संहिता नामक ग्रंथ है, विभिन्न तकनीकों का वर्णन है, विभिन्न विषयों से संबंधित ग्रंथ है। इनके अतिरिक्त भी इन्होंने बृहद जातक, लघु जातक, योग पटल, विवाह पटल जैसे ग्रंथों की भी रचना की। फिर आप देखेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी गुप्त काल महान युग रहा है। आप देखेंगे कि सुश्रुत नामक चिकित्सा शास्त्री हुए जिन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, और सुश्रुत जो है ये इस युग के शल्य चिकित्सक थे, सर्जन थे, और इन्होंने छुआछूत से होने वाले रोग और उनके लिए क्या औषधि होनी चाहिए इसका भी उल्लेख किया। इसी युग में आप देखेंगे कि धन्वंतर नामक चिकित्सक हुए, ये इस युग के महान चिकित्सक थे। फिर आप देखेंगे वाग्भट्ट हुए, ये भी महान आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ की रचना की। अब इन मानव चिकित्सा शास्त्रियों के साथ साथ इस काल में पशु चिकित्सक भी हुए, और पशु चिकित्सक में जो नाम आता है ऋषि पालकाप्य का, तो ऋषि पालकाप्य इस युग के पशु चिकित्सक थे, और इनका एक ग्रंथ मिलता है हस्त आयुर्वेद। हस्त आयुर्वेद में इन्होंने हाथियों को होने वाली बीमारी और उनके लिए क्या उपचार होने चाहिए इन सब का उल्लेख किया है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी अगर देखा जाए तो गुप्त काल महान युग था। फिर इस काल में धातु विज्ञान की अत्यधिक प्रगति हुई। गुप्त काल में धातु विज्ञान की अत्यधिक प्रगति होती है। इस काल में धातु विज्ञान का जो जीता जागता उदाहरण है वो दिल्ली में मेहरौली का लौह स्तंभ है। अब देखिए, ये लगभग 24 फीट ऊंचाई इस स्तंभ की है और बहुत वजन का ये स्तंभ है। पूरा स्तंभ एक बार में ढाला गया है, तो ढलाई की तकनीक बहुत उन्नत अवस्था में थी। और दूसरी विशेषता आप देखेंगे कि ये खुले आसमान में लगाया खड़ा हुआ है ये स्तंभ, और लगभग 1600 वर्ष पुराना है, खुले आसमान। आज तक इसमें जंग नहीं लगा हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि धातु शोधन की बहुत ही उत्तम तकनीक इस काल में विकसित थी। तो ढलाई और धातु शोधन की बहुत उत्तम तकनीक जो है इस काल में विकसित थी। जहाज रानी निर्माण तकनीक, इस काल में बड़े बड़े जलपोतों का निर्माण होता था। प्राचीन काल में जलपोत निर्माण का महान युग माना गया है गुप्त काल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्त काल विज्ञान और तकनीक की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल था। अब गुप्तकालीन कला। तो देखिए, कला के क्षेत्र में भी गुप्त काल महान युग रहा है, और इस काल में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला, इन सब का विकास होता है। स्थापत्य कला के अंतर्गत अगर देखें, भवन निर्माण कला या स्थापत्य कला, ठीक है, तो गुप्तकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत मंदिरों का निर्माण महत्वपूर्ण है।
वास्तव में मंदिर निर्माण की शुरुआत गुप्त काल से मानी जाती है कि मंदिरों के निर्माण की शुरुआत गुप्त काल से हुई है और इसलिए मंदिरों का एक क्रमिक विकास होता गया। सारे मंदिर वास्तु के सारे तत्व एक साथ नहीं विकसित हुए बल्कि क्रमिक रूप में उसका विकास हुआ। प्रारंभ में अगर देखा जाए तो स्तूपों का अनुकरण करके गोल मंदिर बनाए जाते, स्तूप की बौद्ध स्तूप की तरह मंदिर गोल गोल बनाए जाते थे, यानी बौद्धों के स्तूपों का अनुकरण किया गया। तो प्रथम चरण में तो आप इस तरह से स्तूपों का अनुकरण करके गोल मंदिर बना लिए गए। अब राजगृह में इस तरह का मंदिर मिलता है, मड़ियार मठ मंदिर। ये फिर आगे चल करके मंदिरों का क्रमिक रूप में विकास हुआ। अब दूसरे चरण में मंदिरों की छत सीधी सपाट चौकोर बनाई जाने लगी। तो इस तरह से, और मंदिर में एक देवता के लिए कक्ष बनाया जाने लगा, ये देवता के लिए, और इसके सामने जो है एक श्रद्धालुओं के लिए। तो ये एक गर्भगृह का निर्माण हो गया जहाँ देवता की मूर्ति स्थापित की जाती थी, और ये मंडप का निर्माण हो गया जहाँ श्रद्धालु लोग देवी देवता की पूजा उपासना के लिए एकत्र होते थे। तो इस तरह से शुरू में गर्भगृह और मंडप का निर्माण हुआ, एक स्वतंत्र रूप से मंदिर के निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब देखेंगे कि एरण का विष्णु मंदिर, सांची का विष्णु मंदिर, तिगुआ का विष्णु मंदिर, ये सब इसी शैली में, इसी चरण, दूसरे चरण के मंदिर हैं जिसमें गर्भगृह और मंडप का निर्माण हुआ। यहाँ विष्णु मंदिर का निर्माण किया गया। फिर तीसरे चरण में क्या हुआ कि मंदिरों में प्रदक्षिणा पथ, यानी परिक्रमा के लिए मार्ग बनाया जाने लगा, प्रदक्षिणा पथ। और कुछ मंदिर 2 मंजिला भी बनाया जाने लगा। कुछ और विकास होता है इस चरण में। और फिर आप देखेंगे कि भूमरा का शिव मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये इसी तरह के बने मंदिर है। भूमरा और नचना कुठार दोनों मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये अगले चरण में इस तरह मंदिरों का निर्माण हुआ। अंतिम चरण में अगर देखा जाए तो मंदिरों में शिखर या विमान का भी निर्माण होने लगा। मंदिर के ऊपर ऊंचा, त्रिभुज के आकार में ऊंचा बनाया जाने लगा, उसी को शिखर या विमान कहते हैं। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर और भीतर गांव का विष्णु मंदिर, ये इसी शैली में, इन दोनों मंदिरों में शिखर या विमान का निर्माण किया गया। तो इस तरह से गुप्त काल में मंदिरों के निर्माण का एक क्रमिक विकास रहा। अब शिखर युक्त प्राचीनतम मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर माना जाता। देवगढ़ उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में स्थित है, भीतरगांव कानपुर जिले में स्थित है। और गुप्तकालीन सर्वश्रेष्ठ मंदिर देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। ये कला का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। तो स्थापत्य कला में आप देखें कि मंदिरों का निर्माण महत्वपूर्ण रहा। अब स्थापत्य कला के साथ साथ चित्रकला का भी विकास हुआ। इस काल में चित्रकला का विकास हुआ और गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण अजंता की गुफाओं से और बाघ की गुफाओं से मिलते हैं। तो अजंता और बाघ की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्र प्राप्त होते हैं। अब अजंता महाराष्ट्र जिले में स्थित है। यहाँ कुल 29 गुफाएं प्राप्त हुई हैं और जिनमें 16, 17 और 19 नंबर की गुफा गुप्तकालीन है। अजंता की गुफाओं से मुख्यतः बौद्ध धर्म से संबंधित धार्मिक चित्र मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे कि फ्रेस्को शैली और टेम्पेरा शैली में चित्र बनाए गए। फ्रेस्को शैली में
गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाया जाता है, जबकि टेम्परा शैली में जब प्लास्टर सूख जाता है उसके ऊपर चित्र बनाया जाता है। बाघ मध्य प्रदेश में स्थित है और यहाँ से 9 गुफाएं मिली हैं और यहाँ यद्यप बौद्ध धर्म से ही संबंधित चित्र है, लेकिन मुख्यतः धार्मिक ना होकर के वो लौकिक जीवन से संबंधित हैं। उत्सव मनाते हुए, संगीत के साथ नृत्य गान करते हुए ये चित्र मिलते हैं। तो चित्रकला का काफ़ी उत्कर्ष हुआ गुप्त काल में। फिर मूर्ति कला आप देखेंगे तो गुप्त काल में अगर देखा जाए तो मूर्ति कला का भी व्यापक विकास हुआ। अब देखेंगे कि मौर्योत्तर काल में गांधार कला और मथुरा कला का विकास हुआ था। ठीक है, ये गुप्त काल की पहले की कलाएं हैं, मूर्ति कला। लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ कि गांधार कला और मथुरा कला दोनों का समन्वय हो गया और दोनों के समन्वय से सारनाथ कला का विकास हुआ। तो ये सारनाथ शैली जो है ये गुप्त कालीन शैली है और इस शैली में गांधार कला का सौंदर्य ले लिया गया और मथुरा कला का जो है आप देखेंगे कि आध्यात्मिकता ले लिया गया। यानी गुप्त कालीन कला में सौंदर्य भी है और आध्यात्मिकता भी है। दोनों तत्व आपको गुप्त कालीन कला में देखने को मिलते हैं। गुप्त कालीन मूर्तियां बहुत नैतिक हैं, शालीन हैं, सुंदर हैं। ठीक है, सारनाथ के साथ साथ मथुरा और सुल्तानगंज कई स्थानों से गुप्त कालीन मूर्तियां प्राप्त होती हैं। अब इस काल की मूर्तियों में सबसे सुंदर सुल्तानगंज बिहार से प्राप्त कांसे की बनी हुई बुद्ध की मूर्ति है। ठीक है, तो कांसे की बनी हुई बुद्ध की मूर्ति जो है इस काल की सर्वश्रेष्ठ मूर्ति है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुप्त काल में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला सभी का विकास हुआ। तो ये हमने आपको गुप्त कालीन संस्कृति के बारे में चर्चा की। ठीक है, तो हमने आपको गुप्त काल टॉपिक पूरा किया जिसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक सारे बिंदु हैं, उनको आप देखें जो है। अब गुप्त काल के पतन के बाद गुप्तोत्तर काल आता है, तो उसे अगर आप देखें गुप्तोत्तर काल, ठीक है, लगभग 550 से 750 ईस्वी के बीच का जो काल है ये गुप्तोत्तर काल कहलाता है। अब गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उनके खंडहर पर अनेक राजवंशों का उदय होता है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग राजवंश का उदय हुआ। कन्नौज में मौखरी वंश का उदय हुआ। बंगाल में आप देखेंगे कि शशांक के नेतृत्व में सत्ता स्थापित हो गई। फिर आप देखेंगे कि गुजरात में मैत्रक वंश की सत्ता स्थापित हुई। मालवा में गुप्त वंश के वंशजों ने शासन स्थापित किया। तो लेकिन इन सारे, हरियाणा थानेश्वर में वर्धन वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो गुप्तोत्तर काल में जितने भी राजवंश हुए उनमें महत्वपूर्ण हुए थानेश्वर के वर्धन या पुष्यभूति वंश। तो गुप्तोत्तर काल में हम उसी वंश के बारे में देखते हैं, पुष्यभूति अथवा वर्धन वंश, इनके बारे में देखते हैं। वंश एक ही है, क्योंकि वर्धन वंश का पहला शासक पुष्यभूत हुआ था, इसलिए कुछ विद्वान इसे पुष्यभूत वंश कहते हैं। और इस वंश के जो आगे राजा हुए उनके नाम के आगे वर्धन शब्द लगा है, इसलिए ये वर्धन वंश भी कहलाए। अब इस वंश के इतिहास जानने के स्रोतों में अगर देखें तो साहित्यिक स्रोतों में बाणभट्ट द्वारा रचित
हर्षचरित, दूसरा ह्वेनसांग द्वारा चीनी भाषा में रचित सीयूकी, और चीनी हुइली द्वारा रचित चीनी भाषा में ह्वेनसांग की जीवनी। तो देखिए, हुइली ह्वेनसांग का शिष्य था जिसने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी। तो साहित्यिक स्रोतों में ये स्रोत हैं, कुछ भारतीय स्रोत हैं, कुछ चीनी स्रोत हैं, जिससे हमें इस वंश के इतिहास की जानकारी मिलती है। अभिलेखीय स्रोतों में अगर देखा जाए तो इसमें हर्षवर्धन के 2 अभिलेख हैं, बांसखेड़ा अभिलेख, तो बांसखेड़ा शाहजहांपुर जिले में स्थित है। यहाँ से हर्ष का अभिलेख मिलता है, बांसखेड़ा अभिलेख, ठीक है। फिर मधुबन अभिलेख, ये भी हर्ष का अभिलेख है, और मधुबन आप देखेंगे कि ये मऊ जिले में स्थित है। तो इन 2 स्थानों से हर्षवर्धन के अभिलेख मिलते हैं, जिससे हर्ष और उसके पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर हर्ष के समकालीन चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो हर्ष के समकालीन एक राजा, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय था, महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में शासन करता था, बादामी राजधानी थी। तो इसका ऐहोल अभिलेख मिलता है, और इस अभिलेख से भी हर्ष के बारे में, खासकर पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। और फिर कुछ इस काल की मुद्राएं हैं जिससे इस काल की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये पुष्यभूत या वर्धन वंश के इतिहास की जानकारी के स्रोत हैं। अब आगे अगर आप देखें तो पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश का इतिहास अगर आप देखें तो इस वंश का संस्थापक पुष्यभूत था, जो गुप्तों का सामंत था। तो यानी प्रारंभ में वर्धन वंश के शासक क्या थे? गुप्तों के सामंत थे, ठीक है। और इनकी राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी। जो श्रीकंठ राज्य हुआ करता था, श्रीकंठ राज्य की राजधानी थानेश्वर, स्थाणुवीश्वर भी कहा जाता था इसे, हरियाणा में स्थित है। तो ये वर्धन वंश की राजधानी हुआ करती थी थानेश्वर या स्थाणुवीश्वर। जो श्रीकंठ राज्य था उसकी राजधानी ये थी। इस वंश का हमने बताया कि संस्थापक पुष्यभूत था, जो एक सामंत राजा था, गुप्तों का अधीनस्थ राजा था। इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक प्रभाकर वर्धन हुआ। तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन। इसकी भी राजधानी थानेश्वर ही थी। और चूंकि इसने महाराजाधिराज परमेश्वर परम भट्टारक जैसी भारी भरकम उपाधियां धारण की, तो स्पष्ट है कि यह एक स्वतंत्र राजा था। तो यह इस वंश का पहला स्वतंत्र शासक हुआ, ठीक है। इसकी मुद्राओं में इसकी प्रतापशील की उपाधि मिलती है। तो प्रतापशील की उपाधि इसी की थी। 605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसकी पत्नी यशोमती सती हो गई। तो सती प्रथा की भी जानकारी मिलती है कि इस काल में सती प्रथा प्रचलित थी। और प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी यशोमती जो है वो सती हो गई थी। प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी। इसकी बड़ी पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह
कन्नौज के मौखर वंश के शासक गृहवर्मा के साथ हुआ था। ठीक है, तो प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राजश्री, और इसका विवाह कन्नौज के मौखर वंश के शासक गृहवर्मा के साथ हुआ था। बड़े पुत्र का नाम राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम हर्षवर्धन था। ठीक है, चलिए अब 605 में प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई। इसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन शासक बना। ठीक है, जब यह शासक बना तो इसी के समय में मालवा का शासक देवगुप्त कन्नौज पर आक्रमण किया और यहां के मौखर वंश के शासक गृहवर्मा को पराजित कर इसकी हत्या कर दी। एक तो यह घटना, कन्नौज के राजा गृहवर्मा की हत्या किसने कर दी? देवगुप्त ने। और गृहवर्मा की पत्नी राजश्री थी, उनको कन्नौज में ही कारागार में बंद कर दिया। यह खबर जब राज्यवर्धन को मिली कि उसके बहनोई की हत्या कर दी गई, बहन को कारागार में डाल दिया गया, तो राज्यवर्धन जो है ये देवगुप्त को दंड देने के लिए कन्नौज की तरफ प्रस्थान किया और देवगुप्त को युद्ध में पराजित भी किया। लेकिन इसी समय देवगुप्त का मित्र गौड़ नरेश या बंगाल का शासक शशांक, ये राज्यवर्धन के साथ विश्वासघात करके इसकी हत्या कर देता है। तो शशांक द्वारा राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। और फिर इसी क्रम में आप देखेंगे कि फिर हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन शासनकाल था 606 से 647 ईस्वी। ये इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। तो वर्धन वंश या मौखर वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन था। अब हर्ष के बारे में अगर देखें तो गद्दी पर बैठते ही इसको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रथम समस्या थी बहन राजश्री की खोज करना। वस्तुतः राजश्री कन्नौज के कारागार से निकल करके बिंध के जंगलों में चली गई थी और इसकी सूचना जब हर्ष को मिली तो यह स्वयं बिंध के जंगल में गया और इसकी मुलाकात दिवाकर मित्र नामक एक भिक्षु से हुई, सन्यासी से हुई। और फिर दिवाकर मित्र के सहयोग से ही इसने राजश्री को उस समय खोज निकाला जब वो चिता में जलने जा रही थी और फिर राजश्री को लेकर के ये कन्नौज आया। तो पहली समस्या थी राजश्री की खोज करना। किसकी सहायता से खोजा, बस यही इंपॉर्टेंट है, इसी को आप दिवाकर मित्र के सहयोग से। फिर आप देखेंगे कि कन्नौज के उत्तराधिकारी की समस्या थी। ठीक है, तो हर्ष के सामने दूसरी समस्या आ गई, कन्नौज के उत्तराधिकारी की समस्या। क्यों? क्योंकि गृहवर्मा की कोई संतान नहीं थी और ऐसे में अब कन्नौज का शासक कौन होगा जो शत्रुओं से कन्नौज की रक्षा कर सके, प्रश्न ये था। तो राजश्री और कन्नौज की सभा या परिषद ने ये निर्णय लिया कि कन्नौज का शासक भी हर्षवर्धन होगा, यानी अब हर्ष थानेश्वर का भी शासक होगा और कन्नौज का भी शासक होगा। और फिर हर्ष ने 606 में कन्नौज को राजधानी बनाया और यहीं से दोनों राज्यों का शासन चलाना प्रारंभ किया। इस उपलक्ष्य में इसने हर्ष संवत का प्रचलन किया। तो 606 में ही हर्ष संवत प्रारंभ किया गया। तो हर्ष के पूर्वजों की राजधानी तो थानेश्वर है, लेकिन हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। अब दोनों पे प्रश्न आता है कि हर्ष के पूर्वजों की राजधानी कहाँ थी, तो क्या उत्तर देंगे? थानेश्वर देंगे। और हर्ष की राजधानी पूछी जाती है तो क्या उत्तर देंगे? कन्नौज देंगे। ठीक है। अब तीसरी समस्या यह थी कि शत्रुओं से दोनों राज्यों की रक्षा कैसे की जाए।
कन्नौज और थानेश्वर राज्य की रक्षा शत्रुओं से कैसे की जाए, तो इसके लिए हर्ष ने आक्रमण या साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। आक्रमण या साम्राज्य की विस्तार की नीति अपनाई और इसी क्रम में इसने मालवा की विजय की, मालवा को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया। फिर इसने शशांक 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हो गई, उसके बाद ही किसी समय बंगाल को भी जीत लिया इसने। फिर इसने मगध की विजय की और मगध विजय के उपलक्ष्य में मगध राज की उपाधि धारण की, तो मगध राज की ये उपाधि भी धारण करता है। इसके बाद फिर इसने गुजरात पर आक्रमण किया और गुजरात के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया और ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित कर इससे संधि कर लिया, समझौता कर लिया और अपनी पुत्री का विवाह भी ध्रुवसेन द्वितीय के साथ कर दिया। फिर आप देखेंगे कि इसने कामरूप, जिसे वर्तमान में असम है, असम को ही प्राचीन काल में कामरूप कहा जाता था, कामरूप के शासक भास्कर वर्मन, तो भास्कर वर्मन के साथ इसने राजनयिक संबंध, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए और एक दूसरे के राज्य में दूत भेजे गए। हर्ष का सबसे प्रमुख युद्ध हुआ बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के साथ। तो हर्ष का जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध होता है वो किसके साथ? बादामी का चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। यह युद्ध नर्मदा नदी के तट पर लड़ा गया था, ठीक है, और इस युद्ध में हर्ष की पराजय हुई, पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख मिलता है और ऐहोल अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने सकल उत्तरापथेश्वर नाथ हर्ष को पराजित करके परमेश्वर की उपाधि धारण की। तो ये ऐहोल अभिलेख से जो है इस युद्ध में पुलकेशिन की विजय का वर्णन है। ह्वेनसांग ने भी उल्लेख किया है कि इस युद्ध में हर्ष विजय प्राप्त नहीं कर सका, हाँ? तो इसका मतलब है कि पराजित हुआ। तो ये सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। तो इस तरह से हर्ष ने उत्तर भारत को एक राजनीतिक सूत्र में बांध दिया। उत्तर में पंजाब से लेकर के दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूरब में बंगाल से लेकर के पश्चिम में गुजरात की सीमा तक अपने साम्राज्य का निर्माण किया। हर्ष की उपाधि शीलादित्य की मिलती है, तो शीलादित्य की इसने उपाधि धारण की थी, ठीक है। अब हर्ष के समय में ही चीनी यात्री ह्वेनसांग 629-30 ईस्वी में भारत आया था। लगभग 15 वर्षों तक रहा और भारत के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विवरण सीयूकी नामक ग्रंथ में लिखा है। अब हर्ष का काल राजनीतिक दृष्टि के साथ साथ अगर देखा जाए तो सांस्कृतिक दृष्टि से भी ये काल महत्वपूर्ण था। अब आप देखेंगे कि हर्ष प्रारंभ में तो शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन ह्वेनसांग के प्रभाव में आकर के ये बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अनुयायी बना था, ठीक है। तो प्रारंभ में ये शैव धर्म का अनुयायी था और फिर ह्वेनसांग के प्रभाव में बौद्ध धर्म स्वीकार किया, महायान संप्रदाय का अनुयायी हुआ। इसी के समय में कन्नौज सभा का आयोजन हुआ। कुछ विद्वान इसे 5वीं बौद्ध संगीत का नाम देते हैं। कन्नौज सभा का अध्यक्ष चीनी यात्री ह्वेनसांग को बनाया गया था। ये ह्वेनसांग ने अध्यक्षता की और इस सभा के माध्यम से महायान संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया गया। ह्वेनसांग को सर्वश्रेष्ठ विद्वान घोषित किया गया। फिर हर्ष के समय की एक महत्वपूर्ण कार्य महामोक्ष परिषद का आयोजन है। वास्तव में हर्ष महादानी सम्राट था और हर्ष हर 5 वर्ष के बाद प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और 5 वर्ष में जो भी बची हुई आय होती थी समस्त आय ला करके प्रयागराज में दान कर देता था। तो महादानी हर्ष था। और तो महामोक्ष परिषद का आयोजन कहाँ होता था? प्रयागराज में होता था।
और हर 5 वर्ष बाद होता था। ह्वेनसांग ने केवल छठे महामोक्ष परिषद का उल्लेख करता है और ये कहता है कि इसमें मैं तो स्वयं उपस्थित था, मेरे अतिरिक्त विशिष्ट लोगों में गुजरात नरेश, ध्रुवसेन द्वितीय, कामरूप नरेश, भास्कर वर्मन भी उपस्थित हुए। और फिर लिखता है कि ये महामोक्ष परिषद जो है 75 दिनों तक चली और 5 लाख लोग से अधिक इसमें उपस्थित हुए और यहाँ पर प्रतिदिन बुद्ध, शिव और सूर्य की पूजा की जाती थी। तो ये महामोक्ष परिषद का आयोजन हर्ष करता था प्रयागराज में। महादानी राजा के रूप में इसका उल्लेख है। फिर हर्ष साहित्यिक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। इसके समय में नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किया। यहाँ के इस समय कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ विद्वान शीलभद्र, इन्हीं के चरणों में बैठकर ह्वेनसांग ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हर्ष के समय में प्राप्त किया। ह्वेनसांग लिखता है कि हर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 100 गांव अनुदान में दिया था। फिर आप देखेंगे कि साहित्य का व्यापक विकास हुआ इस काल में। हर्ष स्वयं विद्वान और विद्वानों का संरक्षक था। हर्ष के दरबार में बाणभट्ट रहा करते थे, इनके दरबारी विद्वान थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित, कादंबरी, पूर्व पीठिका एवं चंडी शतक नामक ग्रंथ की रचना की। तो यह हर बाणभट्ट की रचनाएं हैं। इस युग के महान विद्वान, संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इसी तरह मयूर शर्मा हुए, जिन्होंने मयूर शतक और सूर्य शतक नामक ग्रंथ की रचना की। हर्षवर्धन स्वयं संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और हर्षवर्धन ने, आप देखेंगे कि रत्नावली, प्रियदर्शिका एवं नागानंद नामक नाटक ग्रंथों की रचना की। तो हर्ष स्वयं संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और इसने रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद नामक नाटक ग्रंथों की रचना की। हर्ष के समय में रायपुर जिले में राम लक्ष्मण मंदिर का भी निर्माण किया गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हर्ष जो है इस वंश का महान शासक हुआ। अब हर्ष के चूंकि कोई पुत्र नहीं था तो इसलिए हर्ष की 647 में मृत्यु के बाद कन्नौज की सत्ता एक बार फिर मौखर वंश के हाथों में चली गई, जिसमें अयोग्य शासक हुए। आगे उसकी चर्चा संक्षिप्त रूप में की जाएगी। ठीक है, तो ये हमने आपको गुप्तोत्तर काल के संदर्भ में बताया। तो गुप्त काल आपका कंप्लीट हुआ। साथ में गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन जो इस काल का सबसे महत्वपूर्ण राजा था, उसके बारे में हमने बताया। और जो भी इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, और फिर कल हम आपको जो है राजपूत काल या पूर्व मध्यकाल शुरू करेंगे। उत्तर भारत में राजपूत वंश का उदय, उसमें त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें भाग लेने वाले राजवंशों के बारे में। तो ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं तक, और कल फिर हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।